गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर में बस केवल 2 चीजें डिस्कस की कि बॉन्डिंग इन कार्बन और दोनों बॉन्डिंग में 2 तरह के कंपाउंड्स में अंतर क्या है। बॉन्डिंग इन कार्बन में हमने ये पढ़ा कि कार्बन किस तरह का बॉन्डिंग बनाता है, जिसमें हमने ये सीखा कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाता है और उस तरह के बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं और कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से गेन करते हैं। तो जहां पर ट्रांसफर या फिर गेन से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या गेन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो हम लोगों ने 2 चीज को देखा था, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, और इन दोनों के बीच में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में डिफरेंस भी देख लिया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है एलोट्रोपी। इस चैप्टर को शुरू करने से, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग इमेजिन कीजिए कि हमारे पास 2 एलिमेंट है, 2 सब्सटेंस है, एक है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। हम लोग जानते हैं कि डायमंड भी क्या है, सॉलिड है, और ग्रेफाइट यानी कि जो पेंसिल में यूज होता है ग्रेफाइट होता है, वो भी क्या है, सॉलिड है। एक तरफ जो डायमंड है वो दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो क्या है, सॉफ्ट मेटल। दोनों का प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है और एक क्या है, सॉफ्ट मेटल। लेकिन हमें जान के ये आश्चर्य होगा कि दोनों क्या चीज से बना है, तो दोनों एक ही एलिमेंट से बना है और वो एलिमेंट है कार्बन। तो आज यही प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। तो एलोट्रोपी होता क्या है, तो यहां पर हमने डिफिनेशन लिखा है कि एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। यानी कि एलोट्रोपी क्या है, एलोट्रोपी एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा, कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा जो एक एलिमेंट होता है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। और अलग अलग फॉर्म का जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा वो डिफरेंट होगा, बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल क्या बताया कि एक तरफ हमारा है डायमंड और दूसरी तरफ है हमारा ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल में यूज होता है। तो डायमंड क्या है और ग्रेफाइट क्या है, दोनों एक ही एलिमेंट से बना है, जिस एलिमेंट का नाम क्या है, कार्बन। कि दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम, तो वो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी उनके हो गए। लेकिन कि डायमंड जो था वो क्या था, हार्डेस्ट सब्सटेंस था। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है। तो एक तरफ वो हार्ड हुआ और एक तरफ वो क्या हुआ, सॉफ्ट हुआ। तो दोनों का क्या हुआ, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल उसका प्रॉपर्टी है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा कि एलोट्रोपी क्या है, कि अलग एक ही एलिमेंट के जो अलग अलग कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो आइडेंटिकल यानी कि सेम होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोपी बोलेंगे। These different form are called allotropes। जैसे कि अब एलोट्रोपी तो प्रॉपर्टीज हो गया, लेकिन एलोट्रोप्स क्या होगा, तो जो प्रॉपर्टीज हो गया उसको हम एलोट्रोपी बोलेंगे। लेकिन जो डायमंड है, जो ग्रेफाइट है, जो फ्लोरीन है, जो कोल है, चारकोल है, ये सब क्या है, अलग अलग सब्सटेंस है जो एक ही एलिमेंट के बने हुए हैं। तो ये जो डिफरेंट सब्सटेंस है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोप्स बोलेंगे। दिस डिफरेंट फॉर्म आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। यानी कि जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये अलग अलग क्या है, फॉर्म है, और इन्हीं फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोप्स बोलेंगे। अब जो भी ये कंपाउंड कार्बन बनाता है, तो कार्बन बना रहा है तो ये 2 तरह के एलोट्रोप्स बनाएगा। एक एलोट्रोप बनाएगा जो क्या हो कि पूरी तरह से सॉलिड हो, और एक थोड़ा सा क्या होगा, सॉफ्ट। तो यहाँ पर जो कार्बन होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका 2 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। जो पहला एलोट्रोपिक फॉर्म होता है वो क्रिस्टलिन होता है और दूसरा क्या होता है, अमोर्फस। और ये अमोर्फस जो फॉर्म है इसको माइक्रो क्रिस्टलिन फॉर्म भी बोलते हैं। तो आखिर ये दोनों में अंतर क्या है, तो वो देखते हैं। तो जो क्रिस्टलिन फॉर्म होता है, तो इसमें क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल या एटम होता है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ऐसा पार्टिकल है,
ऐसा पार्टिकल्स है। तो ये इसी के जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, यानी कि इसके सिवा और कोई पार्टिकल यहाँ पर नहीं आएंगे, दूसरा कोई भी शेप का पार्टिकल्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो भी पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे इसी शेप और साइज के करेंगे। तो इसी के जैसे ये करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, ये हुआ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये ऐसे ही पार्टिकल्स यहाँ पर अरेंज होंगे, उसके नीचे सेम पार्टिकल अरेंज होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म। यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल या एटम। यहां पर क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या फिर क्या चीज होता है, एटम्स होता है। लेकिन अमॉर्फस में क्या होगा कि यहां पर इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या एटम होता है। इरेगुलर का मतलब ये क्या हो गया, कैसा फॉर्म हो गया, ये हो गया क्रिस्टलाइन फॉर्म। कैसा फॉर्म हो गया, क्रिस्टलाइन। लेकिन अमॉर्फस देखेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास ये हेक्सागोनल शेप है, तो यहां पर हेक्सागोनल आकर कैसा शेप आ गया, ऐसा कोई शेप आ गया। तो ये क्या हो गया, इसके नीचे कोई ऐसा शेप आ गया, कोई ऐसा शेप आ गया। तो ये क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल का नहीं है, ये कैसा अरेंजमेंट है, इरेगुलर अरेंजमेंट है। तो जहां पर इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, अमॉर्फस फॉर्म बोलेंगे। तो अमॉर्फस फॉर्म क्या होगा कि यहां पर क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल या फिर एटम। यहां पर क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम्स होगा। अब क्या है कि क्रिस्टलाइन का एग्जांपल क्या होगा, तो हम लोगों को क्या देखना है कि क्रिस्टलाइन का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे डायमंड, डायमंड, ग्राफाइट, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, FULLERENE। तो ये क्या है, ये जो तीनों एग्जांपल है वो कैसे फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। लेकिन अमॉर्फस फॉर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा कि जैसे कोल, कोल हो गया, ये क्या है, अमॉर्फस फॉर्म है। जैसे लैंप ब्लैक हो गया, लैंप ब्लैक, जो लालटेन या लैंप होता है तो वहां पे जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो भी क्या चीज का फॉर्म है, कार्बन का ही फॉर्म है। तो ये क्या हो गया, जैसे फिर क्या हो गया कि चारकोल हो गया। तो ये सारा क्या चीज का एग्जांपल है, चारकोल क्या चीज का एग्जांपल है, चारकोल भी एग्जांपल है अमॉर्फस सॉलिड का। तो ये अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन के एलोट्रोप्स का। तो ये दोनों हुए। अब हमें क्या करना है कि हमें पढ़ना है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में। अब ये बात आएगा कि क्रिस्टलाइन के स्ट्रक्चर को ही क्यों पढ़ना है, अमॉर्फस के स्ट्रक्चर को क्यों नहीं पढ़ना है। तो यहां पर हमने देखा कि क्रिस्टलाइन का क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है या एटम्स है। तो यानी कि यहां पर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल या एटम है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फिक्स होगा। इसके स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या होगा, फिक्स होगा। इसके बीच में कुछ बॉन्ड एंगल्स होंगे, कुछ इसका लेंथ होगा। तो वो सारा चीज क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन यहाँ पर अमॉर्फस, अमॉर्फस में तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ही नहीं, यहाँ पर कोई भी कैसे भी एग्जिस्ट कर ले रहा है। तो इसका जो फॉर्म होगा वो परमानेंट नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए हमें अमॉर्फस फॉर्म के बारे में डिस्कस नहीं करना है। हमें इन तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में डिस्कस करना है। तो तब तक के लिए आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग। तो अभी हम लोग ने देखा कि जो एलोट्रोप्स होता है, कार्बन के कितने तरह के एलोट्रोप्स होते हैं, तो उसमें हमने देखा कि कार्बन के 2 तरह के एलोट्रोप्स होते हैं। पहला जो तरीका था वो क्या था कि क्रिस्टलाइन, और जो दूसरे तरह का था वो था अमॉर्फस। हमने ये भी देखा कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम्स होता है, जिसमें क्या क्या आता है, डायमंड्स आता है, ग्रेफाइट आता है और फ्लोरीन आता है। और अमॉर्फस फॉर्म यानी कि माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमने देखा कि कोल, चारकोल, लैंप ब्लैक, ये सब चीज आता है। इनका जो अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना नहीं है। हमें किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म का एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला जो
है स्ट्रक्चर वो है डायमंड। जो डायमंड भी है वो भी क्या चीज का फॉर्म है, तो वो कार्बन का ही फॉर्म है कि डायमंड का भी केमिकल कंपोजिशन क्या है, कार्बन है। तो आखिर डायमंड और ग्रेफाइट में अंतर क्या है, क्यों ये अंतर है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डायमंड होता है वो क्या होता है कि बहुत चमकीला होता है। तो डायमंड की जो प्रॉपर्टी देखते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायमंड होता है वो कलरलेस है। डायमंड कैसा होता है, कलरलेस होता है। लेकिन एक हमारे पास जो हमारा जो कोहिनूर डायमंड था, जो कोहिनूर का हीरा था, जो अभी कहां पर है, इंग्लैंड में है, उसका जो कलर था वो कैसा था, पिंक कलर का था। तो वो अलग है। लेकिन हमें जो अभी डायमंड पढ़ना है कि वो डायमंड जो होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। अब दूसरी बात यह आई कि जब कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है तो फिर डायमंड इतना चमकता क्यों है, और इसी चमकने की ही वजह से इसको हम क्या चीज बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जो डायमंड होता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ही हाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में हम जब लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस वक्त पढ़े होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो यही जो है कि जो डायमंड होता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हमें चमकते हुए दिखाई देता है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस का मतलब कि इसके पास बहुत ही चमक है, कि ये बहुत ज्यादा चमकीला होता है ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्यों ज्यादा चमकीला होता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड। जो डायमंड होता है हम ये जानते हैं कि जो डायमंड है वो क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है हमारे अर्थ पे। तो ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। ये हार्डेस्ट क्यों होता है और हैवी क्यों होता है, तो ये इसके अपने स्ट्रक्चर की वजह से होता है, जो थोड़ी देर में हम स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जो चैप्टर जब हम लोग शुरू किए थे तो उस वक्त हमने देखा था कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगा, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर हो और वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, मूव करे, तभी तो करंट जनरेट होता है। करंट का डिफिनेशन क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन है और वो फ्लो नहीं कर रहा तो करंट जनरेट नहीं कर रहा, करंट कंडक्ट नहीं करेगा। तो उसके पास क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि मूवेबल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन जो ये डायमंड होता है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता है, तो उसको यहां समझते हैं कि यहां पर जो डायमंड होता है, यहां पर देखें कि यहां पर जो डायमंड है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है कि यहां पर जो एक कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। कितने कार्बन एटम से, 4 कार्बन एटम से। यहां पर देखते हैं कि ये जो सेंट्रल एटम था वो कार्बन है, कि ये कार्बन एक यहां से कनेक्टेड है, एक यहां से कनेक्टेड है, एक यहां से और एक यहां से कनेक्टेड है। यानी कि जो ये एटम है वो कितने एटम से कनेक्टेड है, 1 2 3 और 4। यानी कि यहां पर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, 4। अगर हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 और 4 होता है। यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। लेकिन और ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, और 4 से बॉन्ड बना लिए और कितने बॉन्ड शेयर किए हैं, 1-1। यानी कि इसके पास जो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। इसी तरह ये कार्बन एटम और भी 4 से कनेक्टेड होगा, ये भी कार्बन 4 से कनेक्टेड होगा, ये भी कार्बन 4 से कनेक्टेड होगा और ये भी कार्बन 4 से कनेक्टेड होगा। ये ऐसे ही कनेक्टेड होकर 3D अरेंजमेंट बनाते हैं। कैसे अरेंजमेंट बनाते हैं, 3D यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो डायमंड है, यहाँ पर सिंपल सी ये बात है कि यहाँ पर डायमंड के हर एक कार्बन के एटम्स कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड होते हैं, 4। तो 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही थे और चारों दूसरे से कंबाइंड हो गया, जिसके वजह से अभी इनके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, यानी कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन
नहीं बचा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये लिखा है इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और चारों दूसरे से कंबाइंड हो गया, तो जिसके वजह से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो कार्बन एटम है 4 से कनेक्टेड है, वैसे ही ये जिस तरह से 4 से कनेक्टेड है, ये कार्बन भी 4 से कनेक्टेड होगा, यानी कि इसमें से कि सारा का सारा कार्बन क्या होगा, 4 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा और एक 3D अरेंजमेंट बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। इसी स्ट्रक्चर को मैंने एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो कार्बन के एटम होते हैं वो मतलब कि इतने हार्ड क्यों होते हैं, जो कार्बन के एटम होते हैं इतने हार्ड क्यों होते हैं, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो था कि जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, तो उसका आंसर यहां से हमें मिल जाएगा कि कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है और चारों दूसरे से बाइंड हो गए हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब कार्बन के हम यहाँ पर डायमंड के यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ जायंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एटम इन विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स, यानी कि एक कार्बन एटम्स, यहाँ पर एक कार्बन एटम्स कितने अदर दूसरे कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो 4 अलग अलग कार्बन के एटम से कनेक्टेड है। फॉर्मिंग और रिजिड 3 डायमेंशन, यानी कि वो क्या करता है कि यहाँ पर सारे कार्बन, ये बस हम एक कार्बन को एग्जांपल लेके डायग्राम बनाए हैं, यहाँ पर सारे कार्बन के एटम 4 कार्बन से कनेक्टेड होते हैं, जो कि क्या बनाता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है। और यही 3D जो स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से जो डायमंड होता है वो क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हमारे नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस में होता है। मोरेवर, और हाँ, अब क्या है कि ये क्या हो गया कि जो बॉन्ड बना है वो कैसा बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, और बहुत सारा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, जिसके वजह से ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, काफी रिजिड स्ट्रक्चर बन गया है। और हम ये जानते हैं कि बॉन्ड को तोड़ने में हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। तो ये रिजिड कंपैक्ट स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, ज्यादा ही एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। तो मोरेवर अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन द डायमंड क्रिस्टल, यानी कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये 3D नेटवर्क में है कि हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। और इसी के कारण कि जो कार्बन का जो मेल्टिंग बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। डायमंड के जितने हमें डिटेल में पढ़ना था कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर बोल देंगे कि कैसा है हर स्ट्रक्चर हमारे पास, कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। किसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, डायमंड का। टेट्राहेड्रल क्यों बोले, क्योंकि 1 कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद द 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्पेस, 3D शेप, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो हमें डायमंड के बारे में जितना चीज जानना था हम जान चुके हैं। अब इसके बारे में हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको एक बार नोट कीजिए। तो अभी हम लोग ने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा, डायमंड का प्रॉपर्टीज देखा, डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखा। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में, दूसरे एलोट्रोप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है, ग्रेफाइट, जो कि क्या है, ग्रेफाइट। अब यहां से हम रिकॉल भी करते जाएंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्रिएट करते जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, हमारे सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो डायमंड से कम आता है, लेकिन ग्रेफाइट से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्यों, इसका कुछ कारण भी है, क्योंकि कार्बन क्या होता है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है, और सिंपली जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा ही कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो एक एक करके हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है। अरे ग्रेफाइट जो पेंसिल का निब हम जो देखते हैं, जो पेंसिल में होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट, तो वो कैसा होता है,
ग्रेस ब्लैक कलर का होगा, ओपेक सब्सटेंस होता है यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। यहां से डिफरेंस क्लियर करते चलेंगे कि डायमंड कैसा था, ट्रांसपेरेंट था और कलरलेस था, लेकिन ग्रेफाइट कैसा है, ग्रेस ब्लैक है और ओपेक सब्सटेंस है। दूसरा चीज कि जो डायमंड था वो हार्डेस्ट सब्सटेंस था, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो डायमंड से क्या होता है, लाइटर होता है और स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच। जैसे कि जो हमारे पास पेंसिल आता है उसमें हम जो लीड डालते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट। उसको जब हम टच करेंगे तो वो कैसा हमें फील होता है, बहुत ही स्लिपरी फील होता है, और वो बहुत, अगर थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि वो काफी सॉफ्ट होता है। थर्ड है कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन डायमंड क्या था, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही एक मेन वजह है जिसके कारण जो ग्रेफाइट होता है वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक है कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा कि बैड कंडक्टर क्यों होगा, कि जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, किसमें नहीं था, डायमंड में, इसलिए वो क्या था, बैड कंडक्टर। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर। जब गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है यानी कि इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है, तो वो हम देखते हैं कि जो डायमंड ग्रेफाइट होता है, सॉरी, जो ग्रेफाइट होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हेक्सागोनल होता है। कैसा स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल मींस इसके जो ऐसे 6 कार्बन्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो इसको बोलेंगे हेक्सागोनल। ये हुआ हेक्सागोनल, यानी कि यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। यानी कि अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन किससे कनेक्टेड है, कितने कार्बन से, 1 और 2। अगर ये यहां से एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये रहा हेक्सागोनल, यानी कि ये कार्बन और कार्बन। अगर हम यहां पर देखें, कोई एक सेंट्रल कार्बन को देखें, तो ये कार्बन जो एटम है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1, 2 और ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है। अगर इस कार्बन को देखें तो ये भी 1, 2 और 3 कार्बन से। यहां पर हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है। और कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, यानी कि इसके पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन खाली है, 1 इलेक्ट्रॉन खाली है। और जैसे ही इसके पास थोड़ा सा भी फोर्स आएगा, थोड़ा सा भी फोर्स आया, तो ये जो खाली इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, मूव हो जाएगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करने का लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो इसको हम स्ट्रक्चर में और थोड़ा डीपली समझते हैं। यहां देखते हैं, तो ये क्या है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल। कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि इसमें कितने कार्बन होते हैं, एक लेयर में 6 कार्बन। ये रहा हेक्सागोनल, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है। ये हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही हेक्सागोनल लेयर वाइज कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि ये एक लेयर हुआ तो ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया, उसके नीचे सेकेंड लेयर हो गया, तो ये क्या होता है, लेयर वाइज कनेक्टेड होता है। कैसे होता है, लेयर वाइज कनेक्टेड होता है। यहां पर दूसरी चीज देखिए कि जो यहां पर दोनों कार्बन है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, तो जो दोनों कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना, 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो स्पेस होता है वो कितना होता है, 3.354 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3.3 एंगस्ट्रॉम होता है। और यहां पर जो पहला लेयर है और जो दूसरा लेयर है वो एक दूसरे से क्या है, एक जुड़ा हुआ है। और ये जुड़ा हुआ है कैसे, यहाँ पर कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, कोई भी केमिकल फोर्सेस यहाँ पे नहीं लग रहा है। केमिकल फोर्सेस का मतलब मेरे को ये है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या शेयरिंग से बॉन्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बस दोनों के बीच में एक ऐसे ही बिना इलेक्ट्रॉन के शेयर हुए एक बॉन्ड बन गया है, जो एक दूसरे को क्या करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। और इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, वंडर वाल बॉन्ड, वंडर वाल बॉन्ड। और इसकी में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी डाला है कि इसमें कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट्स और फ्लोरीन में स्ट्रक्चर कैसे है, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। तो यहां पर क्या है कि दोनों कार्बन के बीच में डिस्टेंस कितना था, 1.42 एंगस्ट्रॉम, और दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3.3 एंगस्ट्रॉम। और यहां पर वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट बॉन्ड है, नेचर का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है वंडर वाल बॉन्ड। तो क्या होगा, एक तो डिस्टेंस ज्यादा
और दूसरे इसके ऊपर बॉन्ड जो है वो कमजोर है। मान लेते हैं ये एक बॉन्ड है जो कि वीक है, दोनों को होल्ड किया हुआ है, तो अगर ये लेयर आगे जाएगा तो ये बॉन्ड उसको होल्ड कर नहीं पाएगा, तो इसके वजह से क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, स्लाइड होंगे। क्या होंगे, स्लाइड होंगे। और इसी कारण की वजह से क्या होगा कि जो ग्रेफाइट होता है वो टच करने में कैसा होता है, स्लिपरी होता है। और यही कारण है कि स्लिपरी नेचर की वजह से इसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज लिंक्ड टू 3 कार्बन एटम्स। यानी कि अगर इस कार्बन को हम देखते हैं तो यहां पर 1, 2 और ये 3, कि एक कार्बन एटम कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है। यहां पर अगर इस कार्बन को देखते हैं तो 1, 2 और ये 3, यानी कि हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है। और कैसे कनेक्टेड है, बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्टिंग इन हेक्सागोनल रिंग्स विच आर अरेंज्ड इन लेयर। और ये कैसे पैटर्न बना रहे हैं, हेक्सागोनल रिंग बना रहे हैं, और ये लेयर वाइज लेयर एक दूसरे के ऊपर स्टैक है, जिसकी वजह से ये ऐसा बॉन्ड बनता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि दोनों के बीच में स्पेस कितना है, अगर हेक्सागोनल रिंग की बात करें तो उसमें जो कार्बन पास है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1.42 एंगस्ट्रॉम। लेकिन दो लेयर है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 3.354 एंगस्ट्रॉम। तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और फोर्स भी कम लग रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, स्लिपरी। दूसरा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 कार्बन से, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रेफाइट होता है वो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ये हीट का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो ये था ग्रेफाइट के बारे में कि जो ग्रेफाइट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसलिए जो टीचर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो पेंसिल को इलेक्ट्रिक सॉकेट में नहीं लगाना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगाएंगे तो क्या करेगा, करंट लगेगा। अब बहुत लोगों के ऊपर ये भी डाउट होगा कि जो उसके ऊपर क्या लग रहा है कि कवर रहता है वुड का, लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना कि क्या करते हैं, पेंसिल को पीछे से चबा लेते हैं, तो चबाने की वजह से क्या दिखाई देगा कि उसके पीछे वाला भी ग्रेफाइट दिखाई देने लगता है। तो जैसे ही अगर हम सॉकेट में लगाएंगे तो ग्रेफाइट इधर और इधर भी ग्रेफाइट, तो हमें क्या लगेगा, करंट लगेगा ही। तो इसलिए हम आप लोगों का कंडीशन देख के समझाए कि पेंसिल को कभी सॉकेट में नहीं डालना चाहिए। तो ये रहा हमारा ग्रेफाइट के बारे में, और डायमंड के बारे में डिफरेंस भी हमने समझ लिया, और ग्रेफाइट का क्या प्रॉपर्टी है और क्या स्ट्रक्चर है ये भी हम समझ लिए। अब हमारे पास एक और बचता है स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, फ्लोरीन है। और आप लोग का होमवर्क भी रहेगा कि डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तब तक के लिए आप लोग नोट कीजिए। तो हमने 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म को देख लिया, डायमंड को डिस्कस कर लिया, ग्रेफाइट को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास एक छोटा सा एलोट्रोप फॉर्म है जिसका नाम है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है वो क्या है, ये भी कार्बन का एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है। अब क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स क्यों है, क्योंकि इसके पास भी रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये जो फ्लोरीन है इसको C60 भी बोलते हैं। C60 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक जो स्ट्रक्चर है उसमें लगभग इसमें 60 कार्बन के एटम्स मिलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक फुटबॉल के शेप जैसा होता है। इसका शेप जो होता है एक फुटबॉल जैसा होता है, एक स्फेरिकल होता है। तो इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बक्की बॉल भी बोलते हैं, बक्की बॉल, इसको बक्की बॉल भी बोलते हैं। और कहीं कहीं इसका नाम क्या है कि बकमिंस्टर फ्लोरीन के भी नाम से इसको जानते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यूएस में एक आर्किटेक्चर थे जिसका नाम क्या था, उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। तो इन्होंने एक आर्किटेक्ट बनाया था जो कैसा था, एक डोम शेप था, जियोडाइज डोम शेप था, और उसी के शेप के जैसा इसका शेप स्ट्रक्चर मिलता था। तो वो आर्किटेक्ट पहले बन चुका था, और उसके बनने के बाद इसके फॉर्म को ढूंढा गया, इसके स्ट्रक्चर को ढूंढा गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर था पहले उस डोम शेप आर्किटेक्ट के जैसे ही मिलता था, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बकमिंस्टर फ्लोरीन भी रख दिया गया। अब जो ये है स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। क्रिस्टलाइन फॉर्म इसलिए भी है क्योंकि इसमें क्या होता है कि 6 मेंबर रिंग होते हैं, 6 मेंबर रिंग, और
6 मेंबर रिंग हो गए, यानी कि हेक्सागोनल भी होंगे, हेक्सागोनल। और कुछ 5 मेंबर भी रिंग होते हैं, 5 मेंबर रिंग भी होते हैं, यानी कि पेंटागोनल। यानी कि ये जो है बकमिंस्टर फ्लोरीन है वो दो तरह के रिंग से बना हुआ है, एक हेक्सागोनल और पेंटागोनल। जो ये हेक्सागोनल इसमें रिंग होता है वो होता है 20, यानी कि 20 हेक्सागोनल रिंग होता है, और 12 इसमें पेंटागोनल रिंग होता है। 20 हेक्सागोनल रिंग और 12 पेंटागोनल रिंग। तो इसका टोटल जो फेसेस होते हैं वो कितना हो गया 32, यानी कि इसके पास यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने मेंबर रिंग हुआ 6। अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, यहां पर कितना मेंबर है 5 मेंबर, ये रहा 5 मेंबर, और यहां पर है 6 मेंबर, यानी कि इसमें 6 मेंबर रिंग भी है और 5 मेंबर भी रिंग है। तो ये एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से इसको बकी भी बोलते हैं। ये एक यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्लोरीन फुलर द्वारा एक आर्किटेक्ट बनाया गया था, तो उसके जैसा भी इसका शेप मिलता था, इसलिए इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोला गया। और इसमें टोटल कितने कार्बन है 60 कार्बन है, इसलिए इसको C60 भी बोला जाता है। तो हमने कार्बन के सारे एलोट्रोप्स क्रिस्टलाइन फॉर्म जितने भी थे उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आया तो उसका भी फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।